नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं यूबीटी पॉडकास्ट अनंत त्रिपाठी के साथ। काले काले बादलों की छटा छाई हुई थी। रह रहकर बिजली की कड़क और चमक से धरती के जीव जंतु कांप उठते थे। ऐसे विकट समय में रास्ता भूलकर एक घने जंगल के बीच एक पेड़ की ओट में मैं बैठ गया था। हवा के तेज झोंके और वर्षा के कारण आगे बढ़ना मुश्किल समझकर। उसी समय दो महिलाएं भी सिर पर घास का बोझ लिए वहां आकर खड़ी हो गईं। घंटे भर बाद जब हवा और वर्षा का वेग कुछ कम हुआ तो वे दोनों अपना अपना बोझा लेकर चल पड़ी। मैं भी उसी तरफ उनके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर चलकर सामने एक बरसाती नदी बह रही थी। नदी का वेग आगे बढ़ने से रोक रहा था, पर वे दोनों नदी के वेग को चीरती हुई सामने वाली पहाड़ी पर बसे गांव में चली गई। मैं उन दोनों को देखता रहा, पर मेरी हिम्मत नदी पार करने की नहीं हुई। मैं चुपचाप लौटकर उस बड़े पेड़ के नीचे भैरवनाथ के चबूतरे पर बैठ गया। वर्षा का वेग शांत हुआ। रात की कालिमा धीरे धीरे गहराती गई और मैं उदास मन बैठा रहा। कभी कभी शेर चीतों की दहाड़ से मेरा दिल धड़कने लगता, पर उस समय संकट को झेलने के सिवाय कोई रास्ता भी नहीं था। रुक रुक कर जुगनुओं का प्रकाश कुछ ढांढस बंधा रहा था। उस दिन अचानक मुझे चौधरी चाचा की वह बात याद आई कि संकट के ऐसे गंभीर क्षणों में आग जलाकर जागते रहने से भय दूर हो जाता है। फिर तो जैसे तैसे प्रयास करके लकड़ी जलाकर मैं भी निश्चिंत हो गया। अधिक रात बीतने पर शरीर में कुछ गर्माहट आई और मैं सो गया। रात को स्वप्न में देखा कि एक व्यक्ति अपना सिर मेरे पैरों पर रखकर बिलक बिलक कर रोते हुए बड़े ही दीन भाव से कह रहा था, बाबूजी, मेरी सहायता करो। मेरी पत्नी की मान मर्यादा खतरे में है। लोग उसे परेशान कर रहे हैं। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बच्चे दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। ऐसे समय में सहारा देकर उनकी सहायता करो बाबूजी। एक समय था जब मेरे पास सब कुछ था। रहने के लिए मकान, यात्रा के लिए मोटर, स्कूटर, मनोरंजन के लिए टीवी, रेडियो और अच्छा खासा बैंक बैलेंस। परंतु आज मेरे बच्चे असहाय जीवन बिता रहे हैं। उनका कष्ट मुझसे नहीं देखा जाता है। अब मेरे पश्चाताप के आंसू उनका दुख दूर नहीं कर सकते। उसका विलाप सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। सहानुभूति के दो शब्द सुनकर वह फिर कहने लगा, बाबूजी, मेरी एक लंबी कहानी है। मैं एक भटकती हुई आत्मा हूँ और अब अपने ही दुष्कर्मों का फल भोग रहा हूँ। बाबूजी, मैं एक संपन्न घराने में पैदा हुआ था। बड़े आचार विचार से रहता था, परंतु एक दिन बहकावे में आकर दोस्तों के साथ मदिरा पी ली। यद्यपि उसका स्वाद मुझे बहुत खराब लगा था, फिर भी कभी शौक में और कभी बड़प्पन की शान समझकर शराब पीने लगा। फिर तो मैं एक एक करके अनेक बुराइयों के चंगुल में फंसता गया। मेरा सारा बैंक बैलेंस शून्य हो गया। घर की खेती बाड़ी सब बिक गई और कर्ज के बोझ से लद गया। मेरे ऐश आराम और मदिरा की प्यास बढ़ती रही। पत्नी ने और दैवी आपदाओं ने भी मुझे कई बार सचेत किया, किंतु मैंने किसी की कोई परवाह नहीं की। एक दिन जब अपना ही मकान खाली करने का नोटिस मिला तो पत्नी की सहनशीलता और उसके धैर्य का पुल टूट गया। उस दिन पत्नी का विरोध और उससे अपमानित होने की पीड़ा असहाय हो गई थी। मदिरा के लिए दर दर भटकना पड़ता। कहीं से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती। तब एक दिन जिंदगी से तंग आकर मैंने आत्महत्या कर ली और तभी से भटक रहा हूँ। बाबूजी, अब अगले जन्म में मैं किसी भी मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। हाँ बाबूजी, मेरे परिवार की सहायता कर दो, उन्हें बर्बाद होने से बचा लो। इस तरह उसके विलाप को सुनकर मैं सोच ही रहा था, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तभी कांव कांव की आवाज से स्वप्न टूट गया। उस समय वहां कोई नहीं था, पर उसकी आवाज मेरे कानों में बार बार गूंज रही थी। मैं अपने आप से प्रश्न करता, किसकी सहायता करूं? कौन है उसकी पत्नी? कहां हैं उसके बच्चे? इसी ऊहापोह में कुछ समय बीत गया। सवेरा होने पर एक महिला को उस चबूतरे की ओर आते हुए देखा। मैं उसे पहचान रहा था, क्योंकि बरसात में घास का बोझ लिए हुए मैंने उसे देखा था।
इससे अधिक उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। उसकी वेशभूषा और सादगी तथा चेहरे की उदासी से मुझे ऐसा लगा कि मानो यही उस भटकती आत्मा की पत्नी है। फिर मैंने उससे कहा, बहन तुम उदास हो, बोलो मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? मेरे मुख से सहानुभूति के 2 शब्द सुनकर उसकी आंखों से 2-4 मोती छलक पड़े। वह चुप रही। कुछ देर बाद उसने कहा, मुसीबत में भला कौन सहायक होता है? अब तो परेशानियों को झेलने की आदत बन गई है। जंगल में इस चबूतरे पर अपने पति के लिए रोज 2-4 फूल चढ़ाने आती हूँ। इससे मुझे कुछ शांति मिलती है। इतना कहते हुए वह नदी पार कर उसी पहाड़ी पर चली गई। परेशानियों को झेलते हुए सहायता के लिए याचना ना करने वाली उस महिला के स्वाभिमान को देखकर मुझे अपने विद्यार्थी जीवन का एक दिन याद आ गया। कॉलेज की फीस जमा करनी थी। उन दिनों मेरे पास फीस जमा करने की व्यवस्था नहीं थी। तब अपने ही एक बंधु एहसान जताते हुए रुपए दे रहे थे, किंतु मेरे स्वाभिमानी प्रकृति ने उन रुपयों को नहीं स्वीकारा था। दूसरे दिन मेरे एक सहपाठी मित्र ने मुझे बिना बताए ही कॉलेज की फीस जमा कर दी थी। मित्र का वह उपकार मुझे दूसरों की सहायता के लिए हमेशा प्रेरित करता रहा। इसीलिए मन ही मन मैंने उस बहन के स्वाभिमान की रक्षा और चुपचाप उसकी मदद करने का निश्चय कर लिया। बरसाती नदी का वेग कम हो गया था। नदी पार करके पहाड़ी पर बसे गांव में उस महिला के घर में पहुंच गया। उस समय उसके नन्हे मुन्ने बच्चों में कोई तो धूल दूसरित मिट्टी में खेल रहा था, तो कोई सो रहा था। सबसे छोटी बच्ची का पैर चारपाई के एक पाए में बंधा था और वह माँ कहकर रो रही थी। माँ पशुओं के लिए चारा काट रही थी। मेरी निगाह उसके घर के एक कोने में रखी हुई कांच और मूंज से बनी एक पेटी पर पड़ी। उस पेटी पर बनी चित्रकारी बहुत अच्छी थी। वह पेटी लेकर किसी तरह उसकी सहायता करने को मैं सोच रहा था, पर उसने मुझसे कोई सहायता स्वीकार नहीं की और मुझे ही परदेसी जानकर उसने वह पेटी दे दी। कहा तो मैं कुछ कहने गया था, दे न सका और उल्टे कुछ लेकर चला आया। तभी से उस परिवार के प्रति मेरे मन में आत्मीयता हो गई थी। वहां से लौटने के बाद किसी कार्य से मुझे दिल्ली जाना हुआ। उन दिनों दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तकलाओं की एक प्रदर्शनी लगने वाली थी। उस प्रदर्शनी के लिए मैं वह पेटी लेता गया था। प्रदर्शनी में पेटी पर बनी कलाकृति और डिजाइन पर मुझे 5,000 रुपए का पुरस्कार मिला। उस दिन मैं ग्रामीण बहनों के हाथों की कला का मूल्य समझ सका था और सोचता रहा कि चित्रकारी, दस्तकारी आदि ऐसी अनेक कलाएं हैं जो गांवों में जन्म लेती और वहीं नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए गांव की हस्तकलाओं को उजागर करने का संकल्प लेकर मैं दिल्ली से सीधे मंगला बहन के घर पहुंचा। प्रदर्शनी के बारे में बताते हुए मैंने उन 5,000 रुपए को मंगला बहन के हाथ में एक भाई की ओर से भेंट कहकर रख दिया। इस बार वह मेरे आग्रह को नहीं टाल सकी थी। इतना ही नहीं, मेरी आत्मीयता से प्रभावित होकर अपने बड़े लड़के वैभव को पढ़ने के लिए मेरे पास भेज दिया था। मंगला को उन रुपयों से अधिक प्रसन्नता अपने सृजन की प्रशंसा पर हो रही थी। उस दिन पहली बार मैंने उसे प्रसन्न मुख देखा था। वह अपनी दस्तकारी के कामों तथा कलाकृतियों के प्रति सजग हो गई और तब मैंने दस्तकारी के काम को उद्योग के रूप में विकसित करने के लिए सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता दिलाकर परिश्रम के साथ सुखमय जीवन बिताने का पर्याप्त अवसर जुटा दिया। मंगला बहन भी बड़े ही लगन के साथ दस्तकारी के काम में जुट गई। मंगला के परिश्रम और उत्तरोत्तर प्रगति को देखकर उसके पड़ोसियों को भी प्रेरणा मिली। कुछ ही दिनों में उसकी विरोधी भी मित्र बनने लगे। मंगला दिन रात करके कांस और मूंज से बनने वाली विभिन्न आकार प्रकार की पेटियों को बड़े पैमाने पर बनाने लगी। उसके इस कार्य से गांव की और महिलाएं भी रुचि लेने लगी। इससे मंगला के साथ साथ औरों को भी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने लगी। उसका बड़ा लड़का वैभव, जिसको मैं अपने पास रखकर पढ़ा रहा था, वह भी अपनी प्रतिभा के बल पर आत्मनिर्भर हो गया। उसे छात्रवृत्ति मिलने लगी। कुछ दिनों बाद 2 वर्षों के लिए मुझे एक प्रशिक्षण में विदेश जाना पड़ा। वहां से लौटने पर मंगला के निवास स्थान पर दिनेश औद्योगिक संस्थान का एक बोर्ड देखकर आश्चर्य के साथ ही साथ मुझे प्रसन्नता भी हुई। इस संस्थान में दस्तकारी के कामों के अलावा अन्य कुटीर उद्योगों को शिक्षा दीक्षा भी दी जा रही थी।
उस क्षेत्र के तमाम लोगों के लिए वह संस्थान शिक्षा के साथ रोजी रोटी का सहारा भी बन गया था। बालक, वृद्ध, जवान, स्त्री, पुरुष सभी मंगला के अथिक परिश्रम, उसके त्याग और तपस्या का गुणगान कर रहे थे। दिनेश, जो जीते जी मदिरा आदि दुर्गुणों का शिकार रहा, अपने बाल बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सका था, वही मरने के बाद पश्चाताप के आंसू बहा रहा था। उसी के नाम पर बना दिनेश औद्योगिक मंगला के साहस और धैर्य का परिचय दे रहा था। मैं दिनेश की भटकती हुई आत्मा को संतुष्ट करने के लिए जहां यथाशक्ति प्रयासरत रहा, वहीं मन ही मन मंगला के श्रम और उसके तपस्या की सराहना भी कर रहा था और यह बताने के लिए उत्सुक हो रहा था कि उसके पश्चाताप के आंसू व्यर्थ तो नहीं हुए हैं। पर आज भी हमारे समाज में कितने ऐसे दिनेश हैं जो भटक रहे हैं। काश वे जीते जी सचेत हो पाते। यह कहानी साहित्यकार डॉक्टर शिवभूषण त्रिपाठी के कहानी संकलन दस्तक से ली गई है। इस कहानी का शीर्षक आप बीती है।